अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आप देख रहे होंगे कि इस वक्त पंजाब में किसान तंजीमें जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, और ये एहतजाज है इमदादी कीमत, गंदम की इमदादी कीमत ख़त्म करने के हवाले से। ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिस पर गंदम किसान जो हुकूमत जो है किसानों से गंदम ख़रीदती है और फिर उसके बाद जो है वो मार्केट में आती है, ये एक तरीके से एक जो सेफ्टी इक़दाम थे कि किसानों से एटलीस्ट इस कीमत के ऊपर जो है हुकूमत गंदम खरीदेगी, दैन उसके बाद जो है वो आगे फर्दर प्रोसेस के लिए जाएगी। अब यहाँ पर गिला ये है कि पिछले अगर हम 10-15 साल की अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स उठा के देखें तो उसमें हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो गंदम की इमदादी कीमत है वो हर दूसरे तीसरे साल जो है वो बढ़ती ही रही है। मिसाल के तौर पर 2015 से 2019 के दौरान ये जो इमदादी कीमत थी फी 40 किलो 1300 रुपए थी, 1300 रुपए फी मन थी। उसके बाद 2020 में ये 1400 रुपए हुई, 2021 में ये 1800 रुपए, 2022 में ये 2200 रुपए फी मन हुई, और पिछले साल ये कीमत चली गई थी 3900 रुपए, यानी 3900 रुपए फी मन। लेकिन इस साल इस इमदादी कीमत को हुकूमत ने ख़त्म कर दिया। हुकूमत जो है वो बीच से निकल गई है, सपोर्ट वो नहीं कर रही। इसके क्या असरात होंगे, हुकूमत के जहन में क्या था, क्या स्ट्रेटजी थी, और वो क्या कारामद होगी, कारगर होगी? क्योंकि इस वक्त ये कहा जा रहा है कि लगभग 900 अरब रुपए का किसानों को जो है वो नुकसान है, जबकि इसके मुकाबले में हुकूमत जो है वो 15 अरब का एक रिलीफ पैकेज दे रही है जो कि किसानों ने मुस्तरद किया। ये क्या मामला है ये जानेंगे। इस वक्त कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मरकजी चेयरमैन किसान इत्तेहाद जनाब खालिद हुसैन बाट साहब। सर, आपका बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट डॉक्टर फैयाज सिद्दीकी। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अली खिजर असलम जो कि डायरेक्टर रिसर्च है बिजनेस रिकॉर्डर के, वो भी आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। अली खिजर, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी बाट साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये मामला हुआ क्या है? इतने अरसे से कहा जा रहा है कि 5 डेकेड से 5 दिहाइयों से ये एक मैकेनिज्म चलता चला आ रहा था, इसको ख़त्म क्यों किया गया? और किया गया तो अचानक, बजाय इसके क्यों इसको एक ट्रांजिशनल फेज आउट करते इसको अचानक खत्म कर दिया? जी उसमें सीएम पंजाब साहब ने एक स्पीच की और उसमें कहा कि मैंने करप्शन रोकी है, ये खत्म करके सपोर्ट प्राइस रोक के मैंने करप्शन खत्म कर दी है। तो हम सीएम पंजाब से कहते हैं कि पंजाब में सबसे जो लंबा इक़्तिदार है वो तो नून लीग है। उनके फादर सीएम थे, फिर उनके चाचा सीएम थे, फिर उनके कज़न सीएम थे, फिर वो खुद सीएम है। तो सबसे ज़्यादा जो लंबा इक़्तिदार था वो तो इन्हीं के पास था। तो फिर करप्शन किसने की? अब करप्शन के वो क्या कैसे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो फूड में जब करप्शन आती है उसमें मिडिल मैन आ जाता है, वो मिडिल मैन ख़रीदता है। तो ये बिल्कुल उनकी बात हमारे किसानों को समझ नहीं आई। एक हमारे यहाँ पंजाब में फूड डिपार्टमेंट और पास्को जो है वो ख़रीदता था, जो बाकी सूबों में भी पास्को ख़रीदता था। तो फूड डिपार्टमेंट हमारे ज़मींदारों से लेता है, पटवारी एक फ़र्द देता है, उस फ़र्द के ऊपर जाके हम ज़मीन वो अपनी बारदाना इशू करवाते थे, और उसके बाद वो गवर्नमेंट पंजाब गंदम ख़रीद लेती थी और उसके पेमेंट हमारी बैंक में अकाउंट में आ जाती थी। वो भी उस अकाउंट में आती थी जिसकी हमने पटवारी से फ़र्द लेके दी होती थी, फूड को उसका रिकॉर्ड होता था। तो अब उनको ब्यूरोक्रेसी ने पता नहीं क्या बात समझा दी कि ये बड़ी करप्शन हो रही है, बड़ा नुकसान हो रहा है, तो लिहाजा आप जो है इसको ख़त्म कर दें और मार्केट ओपन कर दें। ये नहीं, लेकिन बात ये है ना, ये मैंने कहा कि 1250 या 1300 रुपए जो 2015 से 2019 के दरमियान थी, तब से लेकर अब तक जब 3939 रुपए फी मन 40 किलो, यहाँ तक क्या किसानों का इस्तेहसाल नहीं हुआ? क्या ये सही तरीके से किसानों इतनी सपोर्ट मिली? क्योंकि पिछले साल भी आप लोग एहतजाज कर रहे थे, उससे पहले भी आप हर साल आप लोग एहतजाज करते हैं। देखिए, या इस्तेहसाल हमेशा किसानों का होता है? देखिए, हम वो लोग हैं कि जो सबसे ज़्यादा आपको पता है ग़िज़ाई गिलत भी मुल्क की पूरी कर रहे हैं, और किसानों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि गवर्नमेंट से डायरेक्ट जाके मज़ाकरात कर लें। और हमारे पास आपस में कोई तंजीमें भी नहीं थी। अभी बड़ी मुश्किल से 4-5 साल से कि हम एक मूव बनाइए कि किसानों को इकट्ठा करके हम एक प्लेटफॉर्म पे उनकी बात करते हैं। अब देखें, नहीं, लेकिन आपकी जितनी भी एसोसिएशन हो, कोई एक आध एसोसिएशन जरूर ऐसी होती है जो गवर्नमेंट सपोर्ट में खड़ी होती है। वो तो शुरू से लेके आज तक हिस्ट्री आप देख लें कि कोई ना कोई ऐसा अपनों में होता है जो किसी गवर्नमेंट के साथ, उन जालिम हुक्मरानों के साथ मिला होता है जो आपका मुकाबला कर रहे होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो अभी जो रेट उन्होंने पिछले साल सीएम पंजाब ने खुद 3900 रुपए का डिसाइड किया कि हम 3900 में आपसे गंदम खरीदेंगे।
हमें एक महीना इसी में बैठे रहे कि कभी कहते जी गंदम खुश्क हो जाए, बिलाल यासीन साहब कहते थे बस आज खरीद रहे हैं, फिर एक महीने बाद इन्होंने खुद गवर्नमेंट ने ऐलान किया और उसके बाद फिर उन्होंने गंदम नहीं खरीदी और मार्केट में वो गंदम 2600-2700 रुपए में बिकी, जिससे अरबों रुपए मेरे फार्मर्स को लॉस। ये बताइए इस वक्त जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या है फी मन की अगर बात देखिए करें? जी, जो मैं जनूबी पंजाब से तलक है, फोटाबाज बाबल नगर से, वहाँ नहरी निज़ाम मुक गया है। हम सारा पानी जो है ट्यूबवेल टर्बाइन से लगाते हैं। इस टाइम हमारी जो घर में कास्ट आ रही है वो 4000 से 4200 रुपए कास्ट है। 42 रुपए फी, 4200 रुपए फी मन कास्ट। अच्छा, और बेचने पे कितने पे मजबूर है मार्केट में इस टाइम? 2000 में। 2000 खड़े खड़े 2200 रुपए का, 2200 रुपए का लॉस है। और आपको ये याद होगा कि 4 साल पहले यही गवर्नमेंट पंजाब थी, अगर हमने गंदम घर में रख ली थी 20 बोरियां तो गवर्नमेंट तहसीलदार और जाके पुलिस के साथ हमारे घर में रेड किए जाते थे कि आपने गंदम स्टोर क्यों किए, आप गवर्नमेंट पंजाब को दें। और 8-10 साल पहले फेडरल गवर्नमेंट ने और हमें सबको बुलाया और रिक्वेस्ट की कि हम गंदम बाहर से मंगवाते हैं, आप पाकिस्तान के किसान गंदम ज्यादा काश्त करें। अगर हमने गंदम काश्त कर ली तो अब जुल्म ये, अब जाहिर है कि अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप भुगते। डॉक्टर फैयाज साहब आपकी तरफ आता हूं। सर ये बताइएगा, ये करप्शन का खात्मा क्या इमदादी कीमत या सपोर्ट प्राइस के ख़त्म होने से हो सकता है? दूसरा ये कि IMF कहता है कि जनाब सब्सिडी ख़त्म करें, तो यही बात थी कि जनाब सब्सिडीज़ को ख़त्म किया जा रहा है और हुकूमत जो है शायद इस सिमत में इस एक्शन को लेकर जा रही है। ये वाकई ज़्यादती हुई है किसानों के साथ, आप क्या कहते हैं? ये एक तो बड़ी सीधी सी बात है, किसानों के साथ हमेशा ज्यादती होती है क्योंकि ना तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज तरीके पे काम करती है, ना फार्मर्स का कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। कोई डेटाबेस नहीं है, कोई हमारे पास जिसे कह सकते हैं ना कि कंप्लीट और परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है, कितनी हमारी प्रोडक्शन होती है, कितने फार्मर्स हैं, कितनी लैंड है, कितने हमारे जो एक्सपेंसेस उससे हैं और कितनी की सेल होनी चाहिए। ये पिछले डाटा को लेके आगे आ जाते हैं, लेकिन असल में तो फार्मर इन ऑल केसेस गंदम जो है उसकी वैल्यू को अगर आप देखें तो वो ऐड होती है 200% तक। और इसका मतलब यह है कि फार्मर जो चीज बेचता है और एंड यूजर तक जाती है तो उसकी वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है। और इसका कई डाटा नहीं है, ना कभी गवर्नमेंट ने ना किसी और इदारे ने इस चीज को एस्केलेट किया या इसके ऊपर डिस्कशन की। अब ये देखें ना, फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन को पहले सामने रखें तो फूड सिक्योरिटी में आपकी 3 क्रॉप्स मेजर आती हैं जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा डिमांड होती है मार्केट में। वो एक तो व्हीट है और दूसरी आपकी राइस है, तीसरा आपका आ जाता है आपका क्या कहते हैं शुगर। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है वो ऑयल है, एडिबल ऑयल। अच्छा, है। और ये तीनों चीजें जो है ना बहुत ज्यादा इनका आप समझ लें कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है इंडिविजुअल पे भी और फार्मर पे भी, क्योंकि फार्मर भी इसी सोसाइटी में रहता है, उसे भी चीजें बाय करनी पड़ती हैं। तो असल चीज ये है कि आप इस पे सेगमेंटेशन करें कि जहाँ पे स्ट्रेट आटा यूज होता है, गंदम यूज होती है, उसकी वर्थ कुछ और है, लेकिन जो ही उसकी वैल्यू ऐड होती है, जैसे मैदा या उसका जो आटे का व्हाइट आटा बनता है वो सारा आगे इंडस्ट्री में चला जाता है। अब जब इंडस्ट्री जाती है तो इंडस्ट्री उस पर बहुत वैल्यू ऐड करती है। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि फार्मर को बैकवर्ड हम ये सारी जो वैल्यू एडिशन है, जितनी भी इनकम है, ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट के पास जा रही है। हालांकि इंडस्ट्रियलिस्ट इन्हीं फार्मर्स पे डिपेंडेंट है और इंडस्ट्रियलिस्ट की तो इसमें कोई गलती नहीं। आपके सिस्टम के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है, सिस्टम में कोई देखता नहीं है कि जी ये जो इतना बड़ा हमारा फ्लो है कैश का और ये रिटर्न होके सिस्टम के अंदर रिसाइकल नहीं होता। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी स्टडी की जाए कि जी हमारा जो व्हीट है, राइस है और ये सारी चीजें, क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी का जो आजकल जो ट्रेंड है वो ये नहीं है कि आप सिर्फ व्हीट पे डिपेंडेंट हो, आप अपने राइस पे भी हैं, आप अपने सबसे महंगी चीज ऑयल, एडिबल ऑयल है। अगर गवर्नमेंट इन जैसे शुगर है, अब शुगर हमारे जो लोग हैं वो 10% भी यूज नहीं करते, बाकी आपकी 90% शुगर जो है ना वो इंडस्ट्री के पास जाती है और उसमें मैनी टाइम वैल्यू एडिशन होती है। अब उस वैल्यू एडिशन का फायदा इंडस्ट्रियलिस्ट को जरूर होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट फायदा अपना पास ऑन भी करना चाहता होगा, लेकिन मैकेनिज्म नहीं है। तो आप अपने सिस्टम के अंदर ज्यादा तवज्जो दें और फार्मर को आप अपना सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर समझे। गवर्नमेंट का पार्टनर है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट उसके लिए
अपने जितने भी एग्जाम होते हैं उसे उठाना भी पड़ते हैं, उठाने ठीक है, भी मैं चाहिए। ये पॉइंट मैं रखूंगा जरा अली खिजर की तरफ। अली, सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म, ज़ाहिर है कि एक बात हमेशा कही जाती है कि गवर्नमेंट का काम जो है वो कारोबार करना नहीं, बल्कि कारोबार के लिए कंड्यूसिव माहौल और पॉलिसीज़ फराहम करना है। हुकूमत जिस कारोबार में वो उस कारोबार में करप्शन की दास्तानें हैं, नेमली आप PIA कह लें, पाकिस्तान रेलवे कह लें, ये गंदुम है इसके अंदर कह लें, चीनी है उसके अंदर कह लें, जहाँ हुकूमत की इंटरवेंशन नहीं है, मार्केट बेस्ड है, वहाँ पर चावल को आप देख लें, दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। आप कॉर्न की फसल को देख लें। क्या यहां से ये निकालना, सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म, इमदादी कीमत को हटाना, ये रास्त इक़दाम है? और फिर जो कंजम्पशन है जितने ह्यूज लेवल के ऊपर गंदुम का, क्या ये उसको सपोर्ट करता है? जी अली। देखिए, प्रिंसिपली अगर हम देखें तो सपोर्ट प्राइस जो है, जैसे आपने कहा, करप्शन करती है, इनएफिशिएंसीज करती है और इंसेंटिवाइज करती है कि सिर्फ एक उसी क्रॉप को जिसको सपोर्ट किया जा रहा है वो उगाया जाए, तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। लेकिन जैसे मेरे फार्मर दोस्तों ने बताया कि ये एक तरीका जो साल चला आ रहा है, मतलब बहुत, मतलब कई सालों से चल रहा है और दहाइयों से चल रहा है। फिर एक आरती का सिस्टम है, जो आरती एक पूरा एक इकोसिस्टम देके चला रहा है। फार्मर वहां पे उगाता है, उसका लाइवलीहुड डिपेंड करता है, फिर आरती उससे खरीदता है, उसे इनपुट देता है, फिर उससे वो लेता है, फिर आगे मार्केट में हुकूमत उससे लेती है, एक प्राइस इंडिकेशन होती है, उस पर चलता है। आपने लास्ट ईयर बताया कि जी आपने 39, और आपने अगर खत्म करना था तो आप इसको प्लान करते, वो अच्छी बात है कि आप इसको इस तरह खत्म कर प्लान करते, बताते। आपने लास्ट ईयर बताया जी कि 3900 की जो हम प्राइस लेंगे, फार्मर ने उस एक्सपेक्टेशन पे हर साल ये होता था, आप लगा दी गंदुम। जब वो टाइम आया तो आपने गंदुम खरीदी नहीं मार्केट से, बल्कि आपने इंपोर्ट कर ली। इंपोर्ट करने से फ्लड हो गई, प्राइस नीचे चली गई, फार्मर का नुकसान हो गया। इस साल फिर आप कहते रहे आप सपोर्ट प्राइस देंगे, बट एंड में आपने सपोर्ट प्राइस नहीं दिया और एंड में फिर ये हुआ कि आप आरती के सिस्टम को भी निकाल के जा रहे हैं, गंदुम की कीमतें गिर गई। आपको यह है कि जी शहरों में जो है रोटी की कीमत सस्ती हो जाए, तो किसान का क्या जा रहा है वो आप देख नहीं रहे। उसका ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है, जो हर छोटी मोटी बड़ी चीज की डिमांड कम होती जा रही है, वो फार्मर कमा नहीं रहा, ये हो रहा है। अब अगले साल फार्मर नहीं कमाएगा तो फिर शॉर्टेज होगी, इंपोर्ट होगी, क्या होगा, उसका जो नुकसान है उसका क्या होगा। द पॉइंट इज दिस कि यार आप एक चीज प्लान करके बताएं। एक IMF के प्रेशर के अंदर आपने चुपके से ये चीज कर दी और इसका कोई जिक्र नहीं किया, फार्मर को आपने दाएं को दिखा के बाएं की खेल दी, मतलब ये तो फिर गलत काम है ना। तो और आरती को सिस्टम आप कहते हैं वो जी वो एक्सप्लॉयटेटिव है, खराब करता है, तो भी उसको ऑल्टरनेट सिस्टम तो देना। एक काम कर रहा है चीजों पे, आपने उसको खत्म करना तो ऑल्टरनेट दे। जब ये नहीं देंगे तो ये एक सूरत हाल आएगी, जब फार्मर की इनकम कम होगी, वो अगली क्रॉप नहीं लगाएगा, वीट नहीं लगाएगा, क्या लगाएगा उसको नहीं पता, उसकी डिमांड कम होगी, वो मोटरसाइकिल कम खरीदेगा, जूते कम खरीदेगा, वो कपड़े कम खरीदेगा, वो बाकी खाने की चीजें कम करेगा, ओवरऑल GDP ग्रोथ उससे नीचे आएगा और इकोनॉमी की वाइब्रेंसी नहीं आ सकेगी और इकोनॉमी डिफ्लेशन की तरफ जा सकती है। तो मेरे ख्याल में ये बुनियादी तौर पे जो प्रिंसिपल ठीक है, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन बहुत ही वीक और नाकिस। नहीं तो अली, हुकूमत इसको फोर्स ही क्यों नहीं कर पा रही? ये इसके जो एक स्पाइरल इफेक्ट इसका पड़ेगा और इतना खतरनाक होगा, हुकूमत क्यों नहीं इसको फोर्स ही कर पा रही? क्या IMF का प्रेशर इतना है कि जनाब आप उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं? आपको करना था तो आप एक ट्रांजिशनल फेज आउट करते ना उसको। देखिए, IMF का तो ये था कि इसको खत्म करे, हुकूमत ने इसको फोर्स ही करना और इसको पॉलिटिकली और सोशली मैनेज करना उसका काम है। वो शायद चाहती है कि वो जी हुकूमत जो है वो सोचती है कि जी मैं अर्बन वोट पे आई हूँ, जो कि मतलब आपको पता है कौन सा अर्बन वोट उससे पड़ा है, बल्कि को थोड़ा बहुत धरेगा वोट उसको पड़ गया था जो ये रूलिंग पार्टी है। तो अब जो बात होती है तो वो फार्मर तो उससे बहुत नाखुश है और वो अर्बन जिसको खुश करना चाह रही है वो भी गालियां दे रही हैं। तो एक्चुअली वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाह रही है जी, इन्फ्लेशन हम कम कर दे, कीमतें कम कर दे। फार्मर का क्या होता है, वो कहती है वी डोंट केयर। ये चीज है सुनते हैं, शायद मेरे ख्याल से इसीलिए फिर कहा गया कि जनाब वो चंद हजार लोग जो हैं। बहरहाल भाट साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मौजू इंतहाई हसास है इस वक्त, फूड सिक्योरिटी, और उसको लेकर इस वक्त जो सपोर्ट प्राइस मैकेनिज्म, जिस तरीके से गंदम की इमदादी कीमत को आउटराइटली ख़त्म कर दिया गया, इसके क्या असरात पड़ रहे हैं। पूरा हमारा पैनल मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद इसी मौजू को मजीद आगे लेकर चलते हैं।
वेलकम बैक जी। भाट साहब, ये बताइएगा कि अभी जो हम देख रहे थे पिछले 2015 से और 2023-24 तक जो हमारी सपोर्ट प्राइस थी बिलखुसूस 2022 में 2200 रुपए फी मंथ थी। देन उसके बाद यानी पिछले साल आ गई अचानक 2200 से 3900 रुपए, 1700 का इजाफा। इतना बड़ा इजाफा क्यों हुआ था सपोर्ट प्राइस में? जी, उस वक्त जो यूरिया मिल रही थी वो 1600 रुपए की मिल रही थी 2022 में जी, 1600 की। ओके। और डीएपी जो थी वो 8000 की थी। हाँ। यूरिया इन्होंने जो है हमारी वो डायरेक्ट 4500 में कर दी और डीएपी 12000 रुपए में कर दी, यानी 1600 से 4500, 4500। और डीएपी यूरिया, हाँ। यूरिया खाद के में, और डीएपी खाद जो थी वो 8000 से डायरेक्ट 12000 रुपए कर दी। ओहो हो। और जो बिजली का यूनिट हम ले रहे थे 15 रुपए, पहले 5 रुपए 30 था, फिर उन्होंने 10 किया, फिर 15 रुपए किया, और अब जो 2023 में किया वो यूनिट 60 रुपए हम ले रहे हैं। 15 रुपए से 60 रुपए फी यूनिट बिजली चली गई। जी जी, बिजली चली गई। और जो डीजल का रेट था इसी तरह 30 से 40% डीजल का रेट बढ़ गया, क्योंकि हमने ट्रैक्टर चला के अपनी जमीन तैयार करनी है, उसको काश करना है, तो डीजल का रेट ये भी कैलकुलेट गवर्नमेंट ने हमारे साथ बैठ के किया था, हमने नहीं किया था। हमने उन्होंने बुलाया, हमने कहा जी इस साल जो है खाद का ये रेट है, दूसरा जो डीजल का ये रेट है, बिजली का ये रेट है। तो सारी कैलकुलेशन के बाद ये गवर्नमेंट ने खुद डिसाइड किया और खुद कैलकुलेट किया कि ठेका कितना है। ठेका हमारा 1.5 लाख रुपए आम नॉर्मल जमीन का है। जो टॉप की जमीनें हैं जैसे उकाड़ा में, साहिवाल में हम ठेका लेते हैं, वो 3,20,000, 2.5 से 3.5 लाख रुपए हम ठेका लेते हैं। तो हमने ये कैलकुलेट गवर्नमेंट ने और हमने बैठ के किया कि ये हमारे अखराजात आ रहे हैं। इन्होंने कहा जी 300 रुपए हम इसको आपको प्रॉफिट दे देते हैं। अच्छा, तो 36 हमारे कास्ट है, 39 रुपए इन्होंने हमारा रेट डिसाइड कर दिया। ओके। और इस साल तो उससे भी ज्यादा हमारे जो है ना अखराजात बढ़ गए हैं, और रेट जो है पिछले साल की निस्बत, पिछले साल हमने 2700 की बेची और इस साल 2000 रुपए है। जैसे हमारे भाई ने फरमाया कि IMF का प्रेशर है। अब ये देखें, जब इनको अपने लोगों को बचाना होता है तो पिछले इसी तरह हमारी गन्ना जो है वो भी गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, केन कमिश्नर हम और शुगर मालकन बैठ के डिसाइड करते थे। पिछले साल वो भी डिसाइड नहीं हुआ। हाँ। उससे पिछले साल वो चाह खरीदा। हाँ। और इस साल उन्होंने शुगर मालकन ने क्या किया कि 350 तक हमसे गन्ना खरीदते रहे। आखिर पे उन्होंने 380 में खरीदा, और कुछ ट्रालियां उन्होंने जब आखिरी दिन लोग गवर्नमेंट को दिखानी थी, हर शुगर मालका ने 10-10 ट्रालियां वो हमसे 450-500 में खरीद ली। अब गवर्नमेंट को उन्होंने बताया, अब चीनी का जो रेट बनना था बाहर मार्केट में, हाँ। वो 115 रुपए बनना था। ठीक है। अब इन्होंने चीनी बेची 165 रुपए। और देखो उनको सहूलत देने के लिए गवर्नमेंट कितने एक्शन में आई। फौरन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर असाक डार साहब उनके साथ मीटिंग की, हमें बुलाया तक नहीं कि आपने गन्ना इनको कितने का दिया है, और उनका रेट 165 कर दिया, जो कि 115 रुपए में भी यानी रमजानों से एक हफ्ते पहले 130 रुपए में जो थी वो 164 रुपए की प्रोविजनिंग कर दी थी हुकूमत ने, और जबकि मार्केट में वो 180 रुपए बिक रही थी। ठीक है। लेकिन ये मैं हैरान हूं कि सिर्फ किसान ही बेचारा क्यों? किसान इसलिए क्यों है कि उनके पास ना वो इतनी पावर है। अब शुगर मालकन तो सारी सिंध गवर्नमेंट लेके लें, पंजाब गवर्नमेंट, KPK में जो एक दो है, तो सब लोग गवर्नमेंट का हिस्सा है। शुगर मालकन शुरू से लेके आज तक जो भी गवर्नमेंट बनती है उसका हिस्सा रहते हैं। इस तरह हमारी सीड्स कंपनियां हैं, इस तरह हमारी फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, तो वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि उनकी बात वो बनाती गवर्नमेंट वो है, उनके साथ होते हैं। डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो चीज आपको नजर आ रही है इस वक्त, किस तरफ हालात जा रहे हैं? क्योंकि जब इतनी ज्यादा ये ह्यूमिलेशन हम कहेंगे, इतना ह्यूमिलेट किया जा रहा है, तो फिर ये पूरा साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होगा, नंबर 1। नंबर 2, इस चीज को देखने वाला कोई नहीं है कि जनाब ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, फिर हम कुछ कहते हैं तो जनाब उनके वो इस्तेकाक मजरू होता है, जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं, जो लॉबीज हैं, जो शुगर मिल्स की है, इसी तरीके से बहुत बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं। ये मामला बेहतरी की तरफ किस तरह से आएगा? सबसे अहम बात तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जो है ना हमेशा बड़ा गैर संजीदा और बड़े अहम इश्यूज को बड़ा जो है ना उसको ओवरलुक करते हैं। अब आपको देखें ना, इंडिया की एग्जांपल में कि उन्होंने अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए पिछले 2 सालों में अपनी कोई क्रॉप जो है ना, वो जैसे राइस की एग्जांपल है, और सारा उन्होंने स्टॉक बिल्ड किया। और दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा सिक्योर जो फूड सिक्योरिटी में वो इंडिया है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन कलेक्टिव विजडम से करती है, ऑनबोर्ड करती है सारे लोगों को। फार्मर की जो है ना सबसे पहले इम्पोर्टेंस को वो एस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि आपकी जो सारा लाइफ लाइन है वो फार्मर है, सबको पता है।
लेकिन गवर्नमेंट के डिसीजन आके रातों रात करने का मतलब ये है कि ये गैर संजीदा रवैये हैं, और एज यूजुअल जैसे हम जिंदगी के हर मामले में गैर संजीदा है, ये भी इस मामले को भी बड़ी गैर संजीदगी से लिया जाता है। अभी मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, और मैं एक एग्जांपल देता हूं, पहले भी हमने डिस्कस किया है कि पास्को है इनका इदारा, जिसके पास अभी ट्रिलियंस ऑफ आपकी जो रुपीस की और बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। इन्होंने इसके बहुत बड़े वेयर हाउसेज बनाए हुए हैं, बहुत बड़े एसेट्स हैं। अब ये सब अगर आपने लॉक करके रख देने हैं तो क्या फायदा है गवर्नमेंट को? तो जिस तरह इंडिया ने भी किया कि जॉइंटली अपने बिजनेसमैन के साथ, फार्मर के साथ, फार्मर एसोसिएशन के साथ मिलके तो उन्होंने कहा कि इसको इन्वेस्ट करके तो एक बिजनेस बनाया, एक प्रोजेक्ट बनाया कि आप हमारी जगह यूज करें, उसका रेंट भी दें, और इसके अलावा हम जितनी इन्वेस्टमेंट करें उसका हमें भी रिटर्न दें, और बॉटम लाइन डिफाइन कर दें। अब ये देखें ना, इसके लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी विल चाहिए। और आप जिस तरह अभी आपका ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा ना, ये बातें भी ऑन एयर ही रह जाएंगी, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि ये हमारी हैबिट नहीं है करेक्शन करना, कोई करेक्टिव एक्शन करना, या जितने भी डिसीजन मेकर लोग हैं। आप जब किसी भी मीटिंग में बैठे होते हो, प्राइम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, कोई है, किसी की जरूरत नहीं होती कि वो कहे कि ये काम आप गलत करेंगे तो आपको इसका क्या नतीजा होगा। और दूसरा, किसी ने उसके ऊपर होमवर्क किया ही नहीं होता। आप रात को फोन करते हैं, सुबह मीटिंग है, आप आ जाएं, और सुबह मीटिंग में डिसीजन हो जाते हैं, ये कर दें वो कर दें, और ये इंतहाई गैर संजीदा किस्म की चीजें हैं। अगर कोई कहता है कि नहीं हम ऐसा नहीं करते, तो फिर ऐसा नहीं करते तो ये रिजल्ट कैसे हो सकता है कि अभी इन्होंने जो फिगर्स बताई हैं, ये फिगर्स यूनिवर्सल फिगर्स हैं कि हमारे इतने एक्सपेंसेस हैं और इतनी हमारी जमीन की वर्थ है, और हम सारा साल काम करके आपको सबको, पाकिस्तान की इस वक्त 70% इकोनॉमी का टर्नओवर सारा इसके ऊपर है, अपना राइस, सारी जो आपकी बिजनेस है एग्रीकल्चर का, व्हीट है, राइस है, शुगर है। पाकिस्तान में शुगर का एक दिन में 1 ट्रिलियन रुपीस का टर्नओवर होता है। ये पैसा कहाँ जाता है? अगर फार्मर को इस तरह इग्नोर करें, और इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट या मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, असल ब्लेम गवर्नमेंट पे होता है कि गवर्नमेंट संजीदा नहीं है, गवर्नमेंट के इदारे संजीदा नहीं है, उनको रेवेन्यू कलेक्शन करने का ना तरीका आता है, ना कोई कैलकुलेशन है। अब खुदा के बंदे कुछ तो सोचें कि अब AI आया है, हर चीज आप, जैसे अब प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी कि हम पूरे का पूरा सिस्टम जो है उसे डिजिटाइज कर रहे हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर को डिजिटाइज करें और इन्वेस्टमेंट करवाएं। लोग जिनके पास 1 बिलियन और ट्रिलियन ऑफ रुपीस पड़े हुए हैं बैंकों में, आप देखिए पिछले दिनों आपने देखा कि 30 ट्रिलियन रुपीस पड़े हुए हैं। जो बिजनेसमैन है उसको अपॉर्चुनिटी दें, वो पैसे लगाना चाहता है। ये बिजनेसमैन को कभी भी उस लेवल पे लेके नहीं आते, फैसिलिटेट नहीं करते, सिर्फ गेम हो रही होती है। भी टैक्स नहीं देते, वो नहीं करते, ठीक है, टैक्स आप नहीं देते, देने वाले तो तैयार है, आप देने की सलाहियत पैदा करें। जी अली, अब जाहिर है कि ये तो बहुत ही संजीदा मामलात हैं, पेचीदा रादर मैं इसको कहूँगा। क्या वे फॉरवर्ड है? और फिर दूसरा ये कि इसका ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि ये एक तरीके से डिस्करेज किया जा रहा है यहाँ पर किसानों को। क्या हुकूमत का ओवर रिलायंस है, इम्पोर्ट जो इम्पोर्टेड व्हीट है उसके ऊपर ज़्यादा इन्हिसार होगा? आगे चल के क्या होगा, क्योंकि ये तो अब गंदुम कम काश्त करेंगे, तो क्या हुकूमत इम्पोर्ट की तरफ जाएगी? जी, अब देखना है कि इसका फॉलो आउट किस तरह होगा। लेकिन जैसे हमने बताया कि जो इसकी इल प्लानिंग की वजह से जो फार्मर का नुकसान हुआ है वो कम हो सकता था, पर आगे जाके बिल्कुल सही बात ये हो रही है कि जी जो 2 साल हो चुका है और कीमत नीचे आती जा रही है, कॉस्ट ऊपर आती जाती है, तो अक्सर इलाकों में भी जो है ना वो काश्त नहीं होगी। अब वीट की कॉस्ट के फैक्टर्स मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ है, वीट की यील्ड मुख्तलिफ जगहों पे थोड़ी मुख्तलिफ है, ओवरऑल एवरेज यील्ड में हमारा ज्यादा फर्क नहीं है। तो जिधर फार्मर के पास को पानी की और फैसिलिटी बेहतर है, ये किसी की टेक्निक बेहतर है, जिसकी कॉस्ट कम है, वो और उसको वीट बारे में आती है, वो करता रहेगा। वरना बहुत सारे लोग इतने उगाएंगे कि अपने साल का दाना पूरा कर लें और फिर कोई और फसल उड़ाएंगे। अब और कोई फसल उगाते हैं तो उसमें क्या उगाएंगे? अब सब्जियां उगाने जाते हैं तो सब्जियां बहुत मेहनत मांगती हैं, उसकी और तरह की उसकी लेबर चाहिए होती है। क्या वो फार्मर उधर तैयार है? कोई नई और किस्म की क्रॉप बनाता है तो क्या उसके लिए तैयार है? क्या उसके इनपुट्स क्या होंगे, क्या नहीं होंगे? तो अब ये मुख्तलिफ तजुर्बे चलेंगे, अगले कुछ सालों में मुख्तलिफ फार्मर मुख्तलिफ चीजें बनाएंगे, कोई कुछ अच्छा बनाएगा, कुछ बुरा बनाएगा।
कुछ बेहतर हो जाएंगे, कुछ खराब हो जाएंगे, डिस्ट्रप्शन होगी और नया मॉडल आएगा। ठीक है, यानी हमेशा हम देखते हैं, हमेशा हम ये देखते हैं कि जनाब पाकिस्तान में चाहे वो आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या आपका सर्विसेज सेक्टर हो, ये भले जितना भी नीचे गिरे, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो खड़ा हुआ है तो वो तमाम सेक्टर्स को और जीडीपी को अपने साथ लेकर चलता है। लेकिन आगे आने वाले सालों में इस तरह की पॉलिसीज के साथ इंतहाई वल्नरेबल जो है वो परफॉर्मेंस एग्रीकल्चर सेक्टर की देखने में आएगी। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक जी। भाट साहब, ये बताइए आपका आइंदा का लाहे अमल क्या है, और फिर दूसरा ये कि जिस तरीके से डिस्करेज किया जा रहा है, अब आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या आप उगाएंगे, क्या आप कमाएंगे? जी, हम सबसे पहले तो अपील ही करेंगे कि जो इन्होंने पॉलिसी दी इस पर रिव्यू पे जाएं और फ़ौरन गवर्नमेंट पंजाब जो है ना काश्तकारों से गंदम डायरेक्ट खरीदे। अगर गंदम नहीं खरीदी तो इस साल एक तो हमारी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से मेरी अपनी जो 50 मन की एवरेज थी वो इस साल 20 से 25 मन एवरेज पे आ गई, क्योंकि हमारे जनूबी बहावलपुर में गर्मी टाइम से पहले आ गई। जो हमारी गंदम ने सिटा बनाना था वो नहीं बना सकी, तो एवरेज 10 से 15 मन एकड़ कम हो गई है। और गवर्नमेंट पंजाब के जो ब्यूरोक्रेसी है वो मरीम साहबा को ये बता रही है कि आपने जो टारगेट दिया था वो हमने पूरा कर लिया। वो टारगेट पूरा नहीं हो सका, उसमें 25 से 30% इस साल गंदम कम है जिनको बाहर से मंगवानी पड़ेगी। और अगले अच्छा, कथा कलामी होगी, ये फरमाइएगा, ये सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट को जो हम टारगेट कर रहे हैं इस वक्त, बात ये है कि 75 से 80% प्रोडक्शन पंजाब में। जी, पंजाब से। ओके, तो सिंध में सब सही है? नहीं, सिंध को उससे भी बुरा हाल है। सिंध का उससे भी बुरा हाल है। देखो, पिछले साल सिंध में ये हुआ कि सिंध ने गंदम खरीदी, केपीके ने खरीदी, बलूचिस्तान ने खरीदी, सिर्फ वाद सूबा पंजाब था जिसने गंदम नहीं खरीदी। हमारी गंदम 2600 की बिकी, लेकिन सिंध के काश्तकार की गंदम 3900 रुपए की बिकी। बलूचिस्तान भी 39, केपीके भी 3900, लेकिन वाद पंजाब का किसान था जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हुआ। सीएम पंजाब ने पिछले साल ही गंदम नहीं खरीदी। अब इस साल उन्होंने कहा, उसने फेडरल गवर्नमेंट ने कहा कि आप कोई भी गंदम ना खरीदे, तो अभी ना बलूचिस्तान खरीद रहा है ना दूसरे सूबे खरीद रहे हैं। तो इन्होंने फौरन हमें सीएम पंजाब ने कहा कि हमने जिले बंदी आपकी और सूबाबंदी खत्म कर दी। वो सूबाबंदी खत्म तब करती जब हमारे दूसरे जिलों में पंजाब में दूसरे सूबों में गंदम बिक्री होती। अब तो वहाँ 1700 है, हमारी भी 1700 है, तो हम कहाँ सूबों में से लेके बाहर जाएं। दूसरी मेरी ये अपील है कि मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, और हमने 15 तारीख को पूरे पंजाब में परम एहतजाज किया। हमारे लाहौर के दोस्त हैं, मैं प्रेस क्लब के सामने एहतजाज रहा, डीसी ऑफिस जितने थे उधर एहतजाज किया। हम चाहते थे कि हमारे एहतजाज को हम बड़े एहतजाज की सूरत भी अख्तियार कर सकते थे, लेकिन किसान हमेशा से मुल्क की सलामती का ज़ामन कोशिश करता है। लेकिन मैं बार अपील कर रहा हूँ कि इस साल अगर गंदम किसान से ना खरीदी गई तो अगले साल 50% गंदम कम काश्त होगी। क्या ज़रा मुबादला इतने हैं, डॉलर हैं कि गंदम बाहर से मंगवा सकेंगे? आपको पता है हमारा राइस अभी अमेरिका से हमारी जो शिपमेंट सर जब सरप्लस होती है तब भी बाहर से मंगवाते हैं। पिछले साल भूल गए क्या? पिछले साल भी इधर ही आप बैठे हुए बातें कर रहे थे, और हमारी गंदम तैयार थी और गंदम बाहर से आ गई थी। जी जी तो जी। ये कोई हमारे मुल्क में जो इस मुल्क को चलाने वाला है 70% हमारे छोटे शहरों में तो वो इंडस्ट्री है ही नहीं। वो अगर किसान खुशहाल होता है तो दुकानदार खुश है सारा। जी डॉक्टर फयाज साहब, अब बताइएगा कि क्या वे फॉरवर्ड क्या है, क्या टॉप प्रायोरिटी मेजर्स होने चाहिए इस वक्त अकल के अगर नाखून लेने हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी जो हमारे पास इस वक्त पूरी यूनिवर्सल थ्रेट है, पूरे पाकिस्तान का, पूरी इंडिया, पूरे वर्ल्ड थ्रेट है, वो है क्लाइमेट चेंज। ये अनसर्टिनिटी ऑफ क्लाइमेट जो है ना, ये हमें कंपेल करती है कि वी शुड टेक इट वेरी वेरी सीरियसली। ऐसे नहीं है कि ये हमारी मर्जी चलेगी, अब किसी की मर्जी नहीं चलेगी, अब क्लाइमेट की मर्जी चलेगी, एंड वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और अभी भी हम इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, हमारे सामने भी हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम इन्हें ये करना चाहिए कि आप जिस तरह अपनी फूड सिक्योरिटी, वीट हमारी फूड सिक्योरिटी का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, किसी सूरत भी ये इन्हें नहीं करना चाहिए कि इसको फ्री कर दें एट दिस स्टेज। पहले ये अपने स्टॉक बिल्ड करें। अब स्टॉक बिल्ड करने के पास इनके पास पैसे नहीं है, तो भाई इतने लोगों के पास पैसे पड़े हैं, इसको बिजनेस का एक मॉडल बनाएं, इन्वेस्टर्स को लाएं, और आप अपने जितने भी आपके स्टोरेज कैपेसिटीज हैं उनको सेल आउट करें, और आप एक बॉटम प्राइस रख लें कि इससे नीचे हमने वीट नहीं देनी। लोग अफोर्ड कर सकते हैं, फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकता, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अभी जिस तरह इन्होंने तेल की प्राइसेस शिफ्ट कर दी दूसरे सब्जेक्ट पे,
इसको भी ये कर सकते हैं कि जी अपने जो लोगों के वीट है इसको किसी सूरत भी कॉम्प्रोमाइज मत किया जाए, बाकी तमाम चीजों के ऊपर कर ले। जी तो अली खिजर अब किसी की मर्जी नहीं चलेगी, अब क्लाइमेट की मर्जी चलेगी। और बात सर ये है कि हमें सप्लाई चेन को बेहतर करना है, हुकूमत को कुछ अकल के नाखून लेने पड़ेंगे यहाँ पर। जी बिल्कुल, क्लाइमेट की मर्जी चलेगी। और अगर हुकूमत जो है अगर बाजार में से निकल रही है कि वो खरीद नहीं रही, तो फिर प्राइस की डिटर्मिनेशन से भी निकल जाए। ये डंडा दे के प्राइस को कम रखना और आप खरीद नहीं रहे हैं तो आप आवाम को दोनों तरफ से मार रहे हैं। मेरे ख्याल में दोनों तरफ से मारने की बात है, ये गलत है। और बिल्कुल ये बात ही है, क्लाइमेट की चेंज चलेगी। क्लाइमेट पाकिस्तान में बदलता जा रहा है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह के मौसम आते हैं, वो गर्मी सर्दी के टाइम बदल गए हैं, बरसात का टाइम बदल गया है। हर क्रॉप का मुख्तलिफ सीजन में मुख्तलिफ मौकों पे कुछ होती है। सिंध में कहीं पे किसी वक्त गर्मी आती है, पंजाब में किसी वक्त आती है, किसी की इस वक्त सोइंग होती है, किसी की इस वक्त जो है वो उसकी रेट होता है। तो ये सारा कुछ देख के लेके चलना होता है और ये हमें पता भी नहीं है। इसका एआई के इस्तेमाल के साथ इसको लेके आना चाहिए। क्रॉप इंश्योरेंसेस इंट्रोड्यूस करने चाहिए। लोगों को वक्त के ऊपर जो है ये बता देना चाहिए कि आजकल ये मौसम आ गई, इस साल ये आ रहा है, आप ये चीज इस वक्त लगाएं और ये इस वक्त ना करें। और उसको यूज करके नई क्रॉप्स और नई टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। पानी को बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए, वरना तो ये हम आपको पुराने तरीकों से निकल के नया तरीका नहीं लाएंगे तो ये तो वो रास्ता जो है ना तबाही की तरफ ठीक है। यानी तय ये पाया कि बजाय इसके कि हम अपने डोनर एजेंसीज की तरफ देखें, हम उनकी मर्जी पे चलें, उनकी बातों के ऊपर चलें। ठीक है, हम अपनी मैशत जो है उसका क़िबला दुरुस्त करें, डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएँ, लेकिन उससे भी पहले जो हमें वॉर फुटिंग के ऊपर जिन चीज़ों के लिए काम करने की ज़रूरत है वो क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से पूरी दुनिया उससे मुतासिर, और पाकिस्तान तो पहले 10 ममालिक में शामिल है जो कि क्लाइमेट चेंज से मुतासिर है। तो हमें अपनी पॉलिसीज रादर देन कि हम IMF, वर्ल्ड बैंक और इनके थ्रू उनके ग्लासेस से देखें, हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट में अपनी फूड सिक्योरिटी के हवाले से देखना होगी और अपनी पॉलिसीज को उसी तरह आगे लेकर चलना होगा। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैयाज सिद्दीकी आपका भी, अली खिजर असलम आपका भी, और खालिद हुसैन भाट साहब आपका भी। तो आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।